नमस्कार दोस्तों, आज अपने डिस्कस करेंगे उत्तराखंड में जो डब्ल्यू की वैकेंसी आई है उसके सिलेबस की। वैसे एक्चुअल में तो क्या है, सिलेबस अभी जारी नहीं हुआ है। उत्तराखंड में थोड़ा सा सिलेबस का हमेशा ही इशू रहता है, लेकिन अभी अपने जो कोर्स स्टार्ट करेंगे वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट करने वाले हैं। मान लो इसमें कुछ अपडेट होता है, कुछ चेंज होता है, तो उसको हम पूरा करवाएंगे ना। चाहे कुछ ऐड होता है या वो का वो ही रहता है, आपका सिलेबस इस वैकेंसी के अनुसार ही पूरा करवाया जाएगा ना। तो जिन लोगों ने भी ये कोर्स परचेज किया है या फिर आगे परचेज करने वाले हैं ना, अपनी जो वेबसाइट है ऑनलाइन एग्रीकल्चर और एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन एग्रीकल्चर, जैसा कि मैंने लास्ट में बताया था आपको कल, अपनी एप्लीकेशन है यानी जो ई प्लेटफॉर्म है उसके लिए ऑनलाइन एग्रीकल्चर, और वेबसाइट आप देख सकते हैं www.onlineagriculture.org। और भी ज़्यादा आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम डब्ल्यू का कोर्स है वो स्टार्ट करने वाले हैं 6 तारीख से, और उसका जो प्राइस है वो 6000 रुपीज़ रहने वाला है, 6000 रहने वाला है। लेकिन 6 अक्टूबर तक, जब तक कोर्स स्टार्ट नहीं होता है, उससे पहले अगर कोई कोर्स परचेज करता है तो उसको 30% ऑफ मिलने वाला है। यानी 30% ऑफ को आप देखें तो ये कोर्स आपका पड़ेगा 4200 तक। लेकिन ये ऑफर कब तक है? ये ऑफर है सिर्फ और सिर्फ 6 अक्टूबर तक। अगर आप इस ऑफर का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको कोर्स है वो 6 अक्टूबर से पहले पहले ज्वाइन करना होगा। ध्यान रहे, क्लासेज है वो 6 अक्टूबर से दी जाएगी ना। इसके अंदर आपको लाइव सेशन मिलेगा, जो लाइव है वो ही रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगा। टेस्ट सीरीज कंटिन्यू आपको मिलेगी। जैसा कि आपको पता है कि जो संभावित डेट है एग्जाम की वो मार्च 2022 बता रही है। आपका ये कोर्स टिल एग्जाम तक एक्टिव रहेगा ना। लाइव जब तक चलेगा, जब तक चलेगा ही चलेगा, जब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं हो जाता है। उसके बाद वो ही चीज रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास कब तक अवेलेबल रहने वाली है? जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, यानी टिल एग्जाम तक रहने वाली है। तो आज का जो सेशन है वो सिलेबस डिस्कशन के लिए है। आज का जो सेशन है अपना सिलेबस डिस्कशन के लिए है। तो अपने जो डब्ल्यू का पुराना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जो पुराना सिलेबस है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ साइंस के टॉपिक है वो ऐड हो जाए, कुछ साइंस के जो टॉपिक है वो ऐड हो जाए। ये अपना सिलेबस, सबसे पहले यूनिट फर्स्ट देखो। यूनिट फर्स्ट के अंदर जो पार्ट है वो आपका थोड़ा बेसिक एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी का पार्ट है। इसके अंदर अगर अपने बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। मैंने कहा ना यूनिट पूरी की पूरी किसकी है? एग्रोनॉमी की। इसके अंदर क्रॉप का क्लासिफिकेशन आ जाएगा, एग्रोनॉमी बोले तो फील्ड क्रॉप का क्लासिफिकेशन। उसके अलावा जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन को लेके, फसल उत्पादन को लेके जो भी सिद्धांत है उनका भी डिस्कशन आ जाएगा। वेदर एंड क्लाइमेट वाला पार्ट भी इसमें आ जाएगा। सॉइल भी आ जाएगा, सॉइल प्रिपरेशन, सीड सॉविंग, टिलेज, वाटर मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, प्लांट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, स्टोरेज, मिक्स एंड इंटरक्रॉपिंग, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, और कल्टीवेशन ऑफ कॉमन क्रॉप्स। यानी ये मान लो कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स वाला पूरा पार्ट आ जाएगा इसमें। सॉइल लगभग इसमें पूरी आ जाएगी। उसके अलावा टिलेज का पार्ट इसमें आ जाएगा। वेदर और क्लाइमेट वाला पार्ट इसके अंदर आ जाएगा। और उसके अलावा सीड टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है वो भी आ जाएगा। क्रॉप क्लासिफिकेशन आना ही आना है। इरिगेशन वाला जो पार्ट है, जो भी आप बेसिक एग्रोनॉमी में पढ़ते हो वो सारे का सारा किसके अंदर? यूनिट फर्स्ट में है। अब देखो क्रॉप कौन कौन सी है इसमें। सीरियल क्रॉप्स में व्हीट, बार्ले, ओएट, है ना। 3 ही क्रॉप दे रखी है। कौन कौन सी? एक तो गेहूं है, दूसरी बार्ले यानी जो है, और तीसरी जई है। ऑयल सीड क्रॉप्स के अंदर बात करें तो रैपसीड, मस्टर्ड, सरसों और राई है। उसके अलावा लीन सीड यानी अलसी है, और सनफ्लावर यानी सूरजमुखी है। बहुत कम क्रॉप है। अगर हम दूसरे स्टेट का सिलेबस देखें तो उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। नेक्स्ट है पल्सेज क्रॉप। पल्सेज क्रॉप में बात करें तो चिकपी यानी चना, उसके अलावा फील्ड पी यानी जो मटर जो दाल के रूप में काम में ली जाती है। लेंटिल बोले तो मसूर, राजमा यानी किडनी बीन। ये पल्सेज क्रॉप। पल्सेज क्रॉप भी कुछ ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट अपने बात करें फोडर क्रॉप। फोडर क्रॉप बोले तो चारे वाली फसलों में एक तो जई है, एक बरसीम है, एक ल्यूसन है, रिज का है। मेनली लगभग आप फोडर में यही पढ़ते हैं। केस क्रॉप के अंदर बात करें तो पोटैटो है, शुगर केन है। सिर्फ 2 ही क्रॉप है, यानी क्रॉप का जो सिलेबस है वो बहुत कम है अदर स्टेट के, अगर आप डब्ल्यू से कंपैरिजन करें तो। इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? रिकमेंडेड वेराइटी, स्पेशली उत्तराखंड की जो रिकमेंडेड वेराइटी है उन पे अपने को ध्यान देना है। सीड रेट पूछा जाएगा, टाइम एंड मेथड ऑफ सॉविंग, इरिगेशन, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, वीड कंट्रोल, इंसेक्ट पेस्ट डिजीज, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग और इल्ड। ये मान के चलो कि आपको कल्टीवेशन में कोई पार्ट नहीं छोड़ना है। गिनी चुनी क्रॉप्स है
तो पूरे का पूरा कल्टीवेशन साथ में लेके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट अपने बात करें सोइल में कौन कौन सा पार्ट आएगा, सोइल इंट्रोडक्शन आ जाएगा, सोइल ओरिजिन यानी सोइल की उत्पत्ति कहां से हुई है, उसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ लॉम, सिल्ट, क्ले, सैंडी लॉम, कहने का मतलब सोइल टेक्सचर है, सोइल स्ट्रक्चर है, सोइल की फिजिकल प्रॉपर्टी इसके अंदर आ जाएगी। देखो आगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ये चीज दो ही शब्दों में लिखी जा सकती थी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है ना, तो सोइल की जो भौतिक और रासायनिक गुण है वो भी इसके अंदर आएगा। उसके अलावा यूज ऑफ फर्टिलाइजर, प्लांट न्यूट्रिएंट्स है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ आपको फर्टिलाइजर भी पढ़ना है और उसके साथ साथ मैन्योर भी पढ़ना है, तो वो वाला सारा सेक्शन है इसके अंदर आ जाएगा। देखो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इसने नाम दे दिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आपको सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ने ही हैं। कितने एसेंशियल एलिमेंट है, सभी। बेनिफिशियल भी पढ़ने हैं, क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है वो सारे के सारे आ जाएंगे, उनके इफेक्ट क्या रहते हैं क्रॉप्स पे, सॉइल पे, एनवायरनमेंट पे, वो भी डिस्कस होगा। मैंने कहा जितने भी मैन्योर है, चाहे वो FYM है, चाहे कंपोस्ट है, चाहे ग्रीन मैन्योर है, सबका डिस्कस यहाँ पे होने वाला है। उसके अलावा वाटर रिक्वायरमेंट्स पहले भी इसने मेंशन कर रखा है, यहाँ भी मेंशन कर रखा है, यानी इरिगेशन है वो आपको, इरिगेशन के मेथड है, ड्रेनेज है, वाटर साइड पे भी आपको ध्यान देना है, कई बार क्वेश्चन है वाटर साइड मैनेजमेंट से भी आ जाते हैं, ठीक है। और इरिगेशन के जितने भी मेथड है इसने स्पेशली नाम मेंशन कर रखे हैं, मैं कहता हूं पूरा इरिगेशन पढ़ के चलिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। डिसएडवांटेज ऑफ द एक्सेस मॉइस्चर, प्रिवेंशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द एसिडिक एंड अल्कलाइन सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट, जितना आपका सॉइल साइंस बेसिक एग्जाम में आता है आप उतना लेके चलिए। क्या आता है, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल प्रोफाइल, उसके अलावा अर्थ क्रस्ट है, उसके अलावा रॉक्स एंड वेदरिंग है यानी चट्टाने और उनका अपक्षय, फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसके बाद प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है। तो ये सेक्शन आपको करना चाहिए। हालांकि अभी तक कहीं भी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का नाम नहीं आया, लेकिन बहुत बार है वो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो ये एक सिलेबस अपने आप में क्या है, एक मोटा मोटा आउटलाइन है ना, उससे इधर उधर के भी क्वेश्चन हमेशा आपको साथ में लेके चलने पड़ते हैं। फर्स्ट यूनिट बोले तो एग्रोनॉमी है ना, सेकंड यूनिट में देखो हॉर्टिकल्चर दिया हुआ है पूरे का पूरा। हॉर्टिकल्चर में जनरल इंट्रोडक्शन तो आपको लेके चलना ही चलना है, उसके साथ साथ देखो यहाँ क्या दिया, स्टडी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप इंक्लूडिंग रिकमेंडेशन वेराइटी एंड देयर मेन फीचर, स्टेबिलिटी फॉर डिफरेंट रीजन, पर्टिकुलर उत्तराखंड के रीजन की बात करनी है, टाइम एंड मेथड ऑफ सॉविंग, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, डिजीज, पेस्ट मैनेजमेंट, कंट्रोल, है ना, बला बला ये सब। मेजर वेजिटेबल्स में देखो कौन कौन सी आएगी, पोटैटो, ब्रिंजल, चिल्ली, टोमेटो, ये सोलेनेसे वाली तो 4 आ गई, कहीं भी नहीं चूकती, हर जगह ही आती है ना। उसके अलावा कृषि फेरी में बात करें, कॉलीफ्लावर, कैबेज, नोलखोल, है ना, 3 जो मेजर है तीनों की तीनों आ गई। एलियसी में सिर्फ एक ही है अनियन, गार्लिक नहीं दिया, लेकिन जनरल इंट्रोडक्शन आपको गार्लिक का आना चाहिए ना, अनियन से मिलता जुलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुकर बीट्स में देखो, कुकर बीट्स में एक वाटरमेलन है और उसके बाद देखो इसने बीच में दूसरी डाल दी, लेकिन देखिए कुकर बीट्स है, कुकर बीट्स में वाटरमेलन को कुकर बीट से बाहर रख रखा है, कुकर बीट्स में ही आएगा ये। बिटर गार्ड है, बोटल गार्ड है, मस्क मेलन है, वाटरमेलन है, रिच गार्ड है, ज्यादा कुछ नहीं है, 4-5 ही आपके कुकर बिट्स है, लेकिन जो जनरल क्लासिफिकेशन है वो आपको इसका आना चाहिए, जैसे बॉटनिकल नेम वगैरह है, ओरिजिन वगैरह है, फैमिली वगैरह है, तो वो सारे कुकर बिट्स का पता होना चाहिए कहीं ना कहीं। सीधा अगला पूछ लेगा, मैंने तो वेजिटेबल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन उठाया, तो बेसिक आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। ओकरा है, और अगर मैं बात करूं रूट क्रॉप के अंदर, तो रूट क्रॉप 2 बार मेंशन कर रखी है, कैरेट है, रेडिश है, स्वीट पोटैटो है, टर्निप है, ये रूट क्रॉप्स के अंदर आ जाएगा। और उसके अलावा एक जो पी है ये आ जाएगा। व्यवस्थित तरीके से ये सिलेबस नहीं दिया, लेकिन मैं आपको व्यवस्थित तरीके से यहाँ साथ साथ में बता रहा हूँ। नेक्स्ट कुछ जो फ्रूट के रूप में वेजिटेबल लगती है, पीछे भी नाम दे दिया इन्होंने, टोमेटो, ब्रिंजल, और उसके अलावा देखो बॉटनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। जब ये बात बोल दी तो क्लासिफिकेशन में बहुत सारी चीजें आ जाती है, जो वेजिटेबल छूट गई उनके बारे में भी हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट अपने बात करें फ्रूट्स, फ्रूट्स में देखो क्या है, प्रूनिंग है, ट्रेनिंग है, उसके अलावा अनफ्रूटफुलनेस है, फ्रूट ड्रॉप है, पॉलीएम्ब्रियोनी है, पार्थेनोकार्पी है, और सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी है। उसके अलावा जितने भी फ्रूट क्रॉप्स है कौन कौन सी मेंशन है, देख लो यहाँ पे मैंगो आना ही है, गुआवा, कागजी लाइम। कागजी लाइम का क्राइटेरिया मुझे समझ में नहीं है, सीधा लाइम लिख देता तो बेहतरीन था। कागजी लाइम इज ए वेराइटी नॉट ए पर्टिकुलर क्रॉप, मतलब एक पर्टिकुलर क्रॉप नहीं है, एक वेराइटी है ना यहाँ पे, तो इसको लाइम ही लिखना चाहिए था यहाँ पे। नेक्स्ट अपने बात करें बनाना, ग्रेप्स, लीची, पपाया, लोकट, ओनला, बेर, जैक फ्रूट, एप्पल, पियर, पीच, ये फ्रूट क्रॉप्स है, ये आपके सिलेबस में पूछी जानी है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ प्लांटेशन क्रॉप। अब प्लांटेशन क्रॉप कौन कौन सी आएगी, कोकोनट, केसव नट, टी, कॉफी और कोकोआ।
है ना, ये प्लांटेशन क्रॉप भी आपको साथ में रेडी करनी है। चलो नेक्स्ट अपने तीसरी यूनिट की तरफ। हॉर्टिकल्चर बेसिक सारा है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, उसके अलावा देखो इसमें कुछ नहीं है। मेडिसिनल क्रॉप का कहीं भी जिक्र नहीं किया हुआ, कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ। फ्लावर्स क्रॉप भी मेंशन अभी तक तो नहीं किया, आगे अपने चलते हैं देखते हैं। और भी जैसे एरोमेटिक क्रॉप्स है या स्पाइसेस क्रॉप है, वो भी यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं की हुई, यानी लिमिटेड क्रॉप है, बहुत ज्यादा क्रॉप्स नहीं है यहाँ पे। अपने चलते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या है, देखो यूनिट 3 के अंदर दिया हुआ है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग दिया हुआ है, एक्सटेंशन एजुकेशन दिया हुआ है और इकोनॉमिक्स दिया हुआ है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन एजुकेशन। चलो बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ आयरन एंड स्टील, वुड, प्लास्टिक एंड टीन यूज इन एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट एंड देयर फॉर्म्स एंड द प्रॉपर्टीज। देखो जितने भी इंप्लीमेंट्स अपने यूज करते हैं, टूल और इंप्लीमेंट्स फार्म पे, उनके अंदर कुछ स्टील के बने हैं, कुछ वुड के बने हैं, कुछ प्लास्टिक के हैं, कुछ टीन के बने होते हैं। तो इनकी क्वालिटी की बात होती है ना, अलग अलग तरह की इनकी क्वालिटी होती है, उनका क्लासिफिकेशन और उसकी प्रॉपर्टी की बात होगी। उसके अलावा स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लाउ, इंडिजीनियस है ना, देसी हल, चीजल, तोता हल, रोटरी, डिस्क प्लाउ, देयर मैनेजमेंट, कोस्ट सेक्शन ऑफ द प्राइम मूवर्स, वाटर लिफ्टिंग डिवाइस है ना, पानी उठाने वाला, डिस्चार्ज करने वाला, कमांड एरिया क्या है, कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सिस्टम, मतलब अलग अलग सिस्टम की क्या कॉस्ट आती है, सोयल प्रिपरेशन, मेथड ऑफ द प्लाउ, नीड फॉर टिलेज, काइंड ऑफ टिलेज, टिलेज के प्रकार, मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन थ्रू बेल्ट्स, पुलीज, गियर्स, इसी इंजन है ना, एंड इट्स कंपोनेंट्स। जो इसी इंजन है उसके जो भी कंपोनेंट्स वगैरह है उसके बारे में पूरे का पूरा इंजन अपने को पढ़ना है। और क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर का जो वर्गीकरण है, उसके अलावा अपने बात करें एलिमेंट्री नॉलेज अबाउट मेन कंपोनेंट्स ऑफ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के जितने भी कंपोनेंट्स है उनके बारे में अपने को पता होना चाहिए, उनके फंक्शन पता होने चाहिए, जैसे स्टीयरिंग है, क्लच है, ट्रांसमिशन गियर है, डिफरेंशियल है, उसके अलावा फाइनल ड्राइव्स है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आने वाली है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए, यानी जो बेसिक है वो सारे का सारा पार्ट। मेन इसके अंदर पार्ट दो है, दो सेक्शन है। एक तो है ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के जितने भी पार्ट है उन सब का डिस्कस होने वाला है। दूसरा जितने भी अपने टिलेज के इंप्लीमेंट्स है या मशीनरीज है उन पे डिस्कस करना है। एक तो ट्रैक्टर है और दूसरा कौन सा है, टिलेज है। इन दो को अपने कंप्लीट कर लेते हैं तो ये सेक्शन पूरे का पूरा है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे देखो क्या है, इसी इंजन लिखा हुआ एक्सटर्नल कॉम्बशन। एक्सटर्नल कॉम्बशन आजकल नहीं चलते हैं, आईसी इंजन जो होते हैं, इंटरनल कॉम्बशन इंजन जो होते हैं वो चलते हैं। तो आईसी इंजन पढ़ना है अपने को, तो मेनली है ना जो इंटरनल कॉम्बशन इंजन होते हैं, यानी जिसके अंदर सिलेंडर के अंदर जो आग लगती है। अपने ईसी और आईसी दोनों की बात करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बात करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगली यूनिट, फोर्थ यूनिट। देखो इसके अंदर क्या दिया, सॉरी थर्ड यूनिट भी अपने पूरा नहीं किया, अभी तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला ही पार्ट यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो आता है वो है इंट्रोडक्टरी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट जो बेसिक है वो सारे का सारा आने वाला है, जैसा जनरल एग्जाम के अंदर आता है। देखो इसमें क्या आएगा, मीनिंग एंड स्कोप तो आना ही आना है, सबके अंदर ये रहता है। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, प्रोडक्शन पे कौन कौन से फैक्टर है वो इफेक्ट डालते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और मैनेजमेंट। और ये जो है इनको तो अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हमेशा निकलते ही निकलते हैं। उसके अलावा प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन के कारक है, मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी है उस पे भी अपने को डिस्कस करना है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉ ऑफ रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी डिस्कस करना है। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, ये काफी इंटरेस्टेड रहने वाला है। लॉ ऑफ डिमांड है ना, डिमांड वाला तो आपने पढ़ा ही होगा, कहीं भी बीएससी में थोड़ी बहुत भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो भी। रिलेटिव प्राइस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, ये भी इसके अंदर आएगा। कॉपरेशंस, मीनिंग, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन आ जाएगा। लैंड डेवलपमेंट्स और उसके अलावा बैंक्स वगैरह के भी आएंगे। उसके अलावा अब हम बात करें कि एग्रीकल्चर पैलेस इन 5 ईयर प्लान्स, जितने भी 5 ईयर प्लान्स है उनके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर डेवलपमेंट के क्या क्या स्टेप रहे हैं उन पर भी अपने डिस्कस करेंगे, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। और ज्यादातर जो जस्ट पीछे वाला 5 ईयर प्लान होता है, यानी एक तो जो निकल चुका है, एक 5 ईयर प्लान जिसके अंदर अपने चल रहे हैं, उन पे जो दो पे सबसे ज्यादा डिस्कशन होता है। एक जिस साल अपना एग्जाम होना होता है उससे जस्ट पीछे वाला जो बजट होता है उस पे भी थोड़ा बहुत डिस्कस होता है।
नेक्स्ट अब आगे आपका एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में कुछ ज्यादा पार्ट नहीं है, बेसिक सारा ही है। बेसिक बोले तो एक्सटेंशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, बिहेवियर क्या है, अडॉप्शन क्या है, मोटिवेशन क्या है, ये तो सब बेसिक में आ ही जाएगा। एक्सटेंशन एजुकेशन है, एक्सटेंशन में टीचिंग है, लर्निंग है, एक्सटेंशन एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो भी हैं, चाहे वो प्री इंडिपेंडेंस है चाहे वो पोस्ट इंडिपेंडेंस है, थोड़ा थोड़ा उनकी जानकारी होना जरूरी है। डिटेल से देखो आपके क्या चीजें पढ़नी है अपने को। ट्रेनिंग एंड विजिट जो सिस्टम है, T&V सिस्टम है, उसके अलावा नेशनल डेमोस्ट्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। IRDP मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जवाहर रोजगार योजना, उसके अलावा और जितने भी अपने प्लान्स आए हुए हैं, स्कीम्स आई हुई है, चाहे प्री इंडिपेंडेंस है चाहे पोस्ट इंडिपेंडेंस है, उनके बारे में कब मतलब वो स्कीम स्टार्ट हुई थी और उससे रिलेटेड पर्सन या जो फाउंडर है वो कौन थे, या फिर उसके जो मतलब एक बेसिक उसका जो ऑब्जेक्ट होता है, सबसे मेन जो ऑब्जेक्ट होता है, ये तीन चीजें, तीन लाइनों की चीजें, तो फिर भी आपको जो प्लान यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं या स्कीम नहीं दी हुई है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और वो सब अपने करवाएंगे। तो यूनिट 3 के अंदर क्या है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है और इकोनॉमिक्स है और एक्सटेंशन है, 3 पार्ट है। नेक्स्ट अपने बात करें यूनिट 4 की, है ना। देखो यूनिट 4 के अंदर सबसे जो मेन पार्ट है वो है एनिमल हस्बेंड्री का, ना। एनिमल हस्बेंड्री में सारा बेसिक आ जाएगा, जैसे देखो ब्रीड्स, काऊ की, बफेलो की, गोट की, सिप की, पोल्ट्री की, पिग की, इनकी तो आपको ब्रीड्स है, और स्पेशली जो उत्तराखंड में ज्यादा कॉमन है उनके बारे में आपको ज्यादा पता होना चाहिए। फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ काऊ एंड बफेलो, गाय और भैंस की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी, शारीरिक की और बाहर जो मतलब बाहर की संरचना, आंतरिक संरचना आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है, ये भी इसके अंदर आएगा। उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मिल्क काउ एंड बफेलो, बुल्स एंड बुल्क्स, बढ़िया क्वालिटी के जो भी गाय भैंस दूध देने वाली है या प्रजनन के योग्य जो सांड है या कृषि कार्यों में 10 बुल्क होते हैं, उन सब का अपने को डिस्कस करना है। केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रेग्नेंट काउ, पोल्ट्री मैनेजमेंट, है ना। सिर्फ देखो केयर मैनेजमेंट में 2 ही पार्ट इसने दिए हैं, एक तो प्रेग्नेंट काउ का दिया है और दूसरा पोल्ट्री का दिया है। प्रिंसिपल ऑफ फीडिंग ऑफ वेरियस क्लासेस ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री, फीडिंग पूरे का पूरा फीडिंग सभी पशुओं के लिए, इवन पोल्ट्री के लिए भी। क्लीन मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क का क्लीन प्रोडक्शन। उसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ हाइजेंस, मतलब हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन करके मिल्क प्रोडक्शन करना है, आजकल हाइजेनिक का क्रेज बढ़ ही रहा है, होना भी चाहिए। कॉमन मेडिसिन एंड वैक्सीन यूज इन ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज, डिजीज भी आ जाएंगे, उनकी मेडिसिन भी आ जाएगी और उनका वैक्सीनेशन का जो टाइम वगैरह है वो सब इसके अंदर आ जाएगा। हैंडलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर ट्रीटमेंट, यानी जब उनका ट्रीटमेंट करते हैं कैसे हैंडल करेंगे, कास्ट्रेशन बधियाकरण भी आ जाएगा। ऑपरेशन फ्लड, है ना, इंडिया के अंदर सेकंड इंपॉर्टेंट मोमेंट, फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिक एग्रोनॉमी में पढ़ेंगी, सेकंड ऑपरेशन फ्लड, ये भी अपने डिस्कस करेंगे। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क का भी डिस्कस, मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट है उनका आइडेंटिफिकेशन ऑफ adulterated milk, importance of the farms, livestock and poultry in agriculture and Indian economy, पोल्ट्री का और बाकी जो बच गए लाइव स्टॉक जो है उनका इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल है, इवन उत्तराखंड इकोनॉमी में भी क्या रोल है, ये भी देखना है। पैथोजेनेसिस, डिजीज एंड वैक्सीनेशंस, मैंने कहा था डिजीज और जो जनरल मेडिसिन है और वैक्सीनेशन है सब आएगा इसके अंदर। द एंटीजेंस, एंटीबॉडीज, एंटीसेप्टिक, जितने भी प्रकार के मेडिसिन है उनका क्लासिफिकेशन समझ लो सारे का सारा, है ना, मैंने कहा जितनी भी मेडिसिन है। उसके अलावा द मिल्क एंड इट्स सिंथेसिस इन मेमरी ग्लैंड्स, मिल्क प्रोडक्शन कैसे होता है, किस तरह से मिल्क होता है वो निकाला जाता है या मिल्चिंग कैसे की जाती है, मेथड ऑफ मिल्किंग भी आ जाएगा। कंपोजिशन ऑफ मिल्क, मिल्क की सारी केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल सारी की सारी प्रॉपर्टी की अपने बात करेंगे ना। मेन प्रॉपर्टी कौन सी होती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसके अलावा कोलेस्ट्रम जो होता है, खीस की भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की अपने बात करेंगे। उसके अलावा डिटेल्स ऑफ द कंपोजिशन एंड द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ काउ एंड बफेलो मिल्क, सारा कुछ बता दिया ना, इन्होंने बार बार लिख रखा है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द क्वालिटी एंड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मिल्क, मतलब जो उसकी कंपोजिशन है उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो उस पर इफेक्ट डालते हैं। केमिस्ट्री ऑफ द मिल्क कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी उसकी केमिस्ट्री, जब फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी की बात आ गई तो लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर लैक्टोज है, फैट है, प्रोटीन है, एंजाइम्स है और विटामिन है।
इनके बारे में कितना है, कौन सा डोमिनेंट है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज रहती है, सब कुछ। उसके अलावा प्रिजर्वेटिव्स एंड द अडल्ट्रेशन, प्रिजर्वेटिव मिल्क को कैसे प्रिजर्व करते हैं, उसके प्रोडक्ट को कैसे प्रिजर्व करते हैं, और लोग उसके अंदर अडल्ट्रेशन यानी मिक्सअप क्या करते हैं, मिलावट क्या करते हैं ना, ये सब। नेक्स्ट है केमिकल चेंज अकरिंग ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑफ मिल्क, जब मिल्क को स्टोर किया जाता है तो उसमें किस तरह के केमिकल, एक तो आप जानते हो दूध का फटना ना, एसिड परसेंटेज इंक्रीज होना। क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉमन फीड्स एंड फोडर्स, लो कॉस्ट बैलेंस फीड है ना, जितने भी फोडर है उनका क्लासिफिकेशन। उसके अलावा उनकी प्रॉपर्टी की भी बात करनी है, जैसे उनके अंदर अपने को देखना है कितना क्रूड फाइबर है, कितना डाइजेस्टेबल पार्ट है या डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, और उसके अलावा सस्ते में और अच्छा आप जो फोडर है वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है महंगे से ही न्यूट्रिशन मिलता है, कहने का मतलब बैलेंस जो फीड है लो कॉस्ट में कैसे तैयार किया जा सकता है। इवोल्यूशन ऑफ द एनर्जी एंड प्रोटीन वैल्यू ऑफ फीड, एनर्जी और प्रोटीन वैल्यू अभी मैं बात कर ही रहा था ना, अगली लाइन है ही आपकी। प्रोसेसिंग मेथड ऑफ द एनिमल फीड स्टफ, यानी अपने जो एनिमल फीड, जैसे एक सिंपल एग्जांपल साइलेज कैसे बनाते हैं ना, तो वो प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क फॉर द फिल्ट्रेशन, क्लियरिफिकेशंस, उसके अलावा बैक्टोफिकेशंस, उसके अलावा स्टैंडाइजेशंस, होमोजाइगेशंस, क्रीम सेपरेशन, सेंट्रीफ्यूगल मेथड से, ज्यादातर आजकल सेंट्रीफ्यूगल मेथड ही काम में लेते हैं। तो ये सारा एनिमल हस्बेंड्री से। आगे इंडिजीनियस मिल्क प्रोडक्ट्स जितने भी अपने इंडिया में पॉपुलर है, जैसे पनीर है, छाना है, घी है, छेना बोलते हैं जिसको ना, छेना, घी है, खोआ है, दही है। उसके अलावा अदर मिल्क प्रोडक्ट्स में अगर हम बात करें तो क्रीम, बटर, आइसक्रीम, उसके अलावा कंडेंस्ड मिल्क, मिल्क पाउडर, चीज, डेयरी बाय प्रोडक्ट्स, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, एनिमल हस्बेंड्री में। ये पूरे का पूरा आपका एनिमल हस्बेंड्री का बस रहने वाला। एनिमल हस्बेंड्री इन्होंने तसल्ली से पूरे का पूरा यहां पे दिया है। नेक्स्ट अगले के अंदर आ गया आपका मेनली यहां पे देखो ब्रीडिंग का पार्ट है। ब्रीडिंग में सबसे पहले कहानी शुरू होती है जेनेटिक्स से। मेंडल, जहां जेनेटिक्स का नाम आ गया वहां मेंडल सबसे पहला नाम है। मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मियोसिस, माइटोसिस, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, टाइप्स, मैकेनिज्म और सिग्निफिकेंस, ये आ जाए। उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक मटेरियल स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन, जेनेटिक कोड्स, ट्रांसलेशन, म्यूटेशंस, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, इंड्यूस म्यूटेशन, सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना, और ये ड्रोसोफिला के अंदर है। उसके अलावा सेक्स लिंकेज करैक्टर्स, उसके अलावा मीन एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये यहाँ पे स्टैटिक्स आ गई है ना, जो स्टैटिक्स का मेन पार्ट है कौन सा है, मीन एज मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें देखो मीन, मीडिया, मोड, जियोमेट्रिक मीन्स, हार्मोनिक मीन्स, वेटेड रेंज, और उसके अलावा क्वार्टाइल डेविएशंस हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशंस हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हो जाएगा। उसके अलावा केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यहां पे आपके अब स्टार्ट हो गया बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री भी है कहने का मतलब, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, एमिनो एसिड, लिपिड्स, फैटी एसिड, ये सब पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करें विटामिन ए, डी, ई, के, थायमिन्स, राइबोफ्लेविन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है ना। उसके बाद आ जाएगा प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट हो गई है। इसमें फोटो पीरियोडिज्म आ गया, वर्नलाइजेशन भी आ जाएगा। उसके बाद एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी में इंसेक्ट एनाटॉमी, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी थ्योरी, सॉरी एक्सक्रेटरी सिस्टम, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पायरी और नर्वस सिस्टम ऑफ ग्रास हॉपर, ये सारे ग्रास हॉपर के पार्ट आ जाएंगे। उसके अलावा जनरल इंट्रोडक्शन टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन क्रॉप प्लांट्स इन द रिलेशन टू द ब्रीडिंग टेक्निक्स। अब अपने बात करें ब्रीडिंग टेक्निक की तरफ, जेनेटिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, और उसके अलावा देखो बीच में इन्होंने जेनेटिक्स, फिर डाला स्टैटिक्स, और उसके बाद इन्होंने क्या डाला, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के बाद इन्होंने ब्रीडिंग। जेनेटिक्स और ब्रीडिंग को साथ लिखते तो ज्यादा सुंदर लगता, लेकिन कोई बात नहीं, अपने को तो पढ़ना है, कैसे भी पढ़े, है ना। अब देखो इसमें क्या क्या आएगा, एक तो आ जाएगा प्रोपोगेशन,
है ना। रिप्रोडक्शन मेथड क्या है, सेल्फ क्रॉस, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन का जेनेटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या है, एग्जाम्पल या उनको फेवर करने वाली चीजें, सारी चीजें पढ़ेंगे अपने। प्लांट इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशंस, ब्रीडिंग सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट, मास सिलेक्शन, रिकरेंट सिलेक्शन, ब्रीडिंग क्रॉस पॉलिनेटेड। देखो रिकरेंट सिलेक्शन यहाँ इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर दे रखा है, आपको पता है रिकरेंट सिलेक्शन सेल्फ पॉलिनेशन में नहीं क्रॉस पॉलिनेशन में काम में लेते हैं, बट दे रखा है, कोई बात नहीं। ब्रीडिंग ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, क्रॉप मास सिलेक्शन, पेडिग्री सिलेक्शन, बल्क एंड बैक क्रॉस मेथड, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट डिजीज अकॉर्डिंग टू, पैथोलॉजी आ गया, पैथोलॉजी स्टार्ट हो गया, अकॉर्डिंग टू कॉजेज एंड अकरेंस, प्लांट पैथोजेंस, फंजाई जिसमें अल्बुगो, इरिसिपी, यूस्टिलिगो, क्लेप्सिस, प्यूसिनिया, और उसके अलावा डायग्नोस्टिक, इनके डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग जेनेरा, फाइटोपथोरा, पेरेनोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा, यूस्टिलिगो, स्पेसिलोथिसिया, टिलियोस्पोरियम और बेलामेस्पोरा, अल्टरनेरिया, सर्कोस्पोरा, फ्यूजेरियम, हेलिमेंथोस्पेरियम, पायरिकुलेरिया, राइजेक्टोनिया और कोलिट्रिचिकम। इसके अलावा प्राइमरी नॉलेज ऑफ हेजार्डस रिलेटेड टू द पेस्टिसाइड, जितने भी आप पेस्टिसाइड यूज करते हो उनका हेजार्डस जो है उसके बारे में आपको प्रिंसिपल नॉलेज होना चाहिए, एमआरएल, एडीआई और मेमेलियन सेफ्टी रेशियो, इनके बारे में भी अपने डिस्कस करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये तो कोई सा भी एग्जाम हो उसके अंदर इसका डिस्कशन तो रहता ही रहता है। तो टोटल यूनिट कितनी है आपकी 5। अब देखो मैं बता देता हूं इनमें क्या क्या रहेगा, एग्रोनॉमी रहेगा, सॉइल साइंस रहेगा, हॉर्टिकल्चर रहेगा, उसके अलावा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, एक्सटेंशन रहेगा, जेनेटिक्स रहेगा और स्टैटिक्स रहेगा, उसके अलावा एंटोमोलॉजी रहेगा, पैथोलॉजी रहेगा, प्लांट ब्रीडिंग रहेगा और पूरे का पूरा एनिमल हस्बेंड्री रहेगा। ये आपका जो सिलेबस था पिछला, ये सिलेबस था, ये तो रहना ही रहना है। अब इसमें जनरल साइंस ऐड होता है या नहीं होता है, होता है तो आपको करवाया जाएगा, नहीं होता है तो ये सिलेबस बहुत है आपके पढ़ने के लिए ना। तो ये उत्तराखंड डब्ल्यू के लिए सिलेबस था। मैंने आपको कहा था इस सिलेबस को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाया जाएगा और हमेशा की तरह इस बार भी हम शानदार परिणाम देने वाले हैं। तो आप जो हमारा कोर्स है उसके साथ जुड़ सकते हैं और हमारी जो वेबसाइट है और जो हमारा ई प्लेटफॉर्म है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं। कोर्स 6000 रुपीज का है, 6 अक्टूबर तक जो है वो 30% की छूट है, 6000 की बजाय 4200 में, उसके बाद ये कोर्स 6000 का ही है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू।